आइए आज हम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बारे में अध्ययन करते हैं। जिस तरह हमने आयनन ऊर्जा को परिभाषित किया था कि किसी विलगित गैसीय उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती थी उसको हम लोग आयनन ऊर्जा बोले। उसी तरह किसी विलगित गैसीय उदासीन परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर जितनी ऊर्जा निकलती है उसको हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। या एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर जितना एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। इसको हम ईए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता या डेल EGH इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं और इसको ईए या डेल EGH के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब हम डेल EGH का ज़्यादा उपयोग करेंगे। चलिए, उत्तरोत्तर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या जिसको सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं क्या है जानते हैं। किसी विलगित गैसीय उदासीन परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर जितनी ऊर्जा निकलती है या जितना एंथैल्पी में परिवर्तन होता है उसको हम प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर जितना एंथैल्पी में परिवर्तन हुआ उसको प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन के बाद दूसरा या तीसरा इलेक्ट्रॉन जब हम ग्रहण करते हैं तो जितना एंथैल्पी में परिवर्तन होगा उसको द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या तृतीय इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। देखिए, यहाँ पर एक विलगित गैसीय उदासीन परमाणु है ए। ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और बनाया A-। जब भी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो ऋण आयन बनता है। यहाँ मान लीजिए कोई एक एनर्जी रिलीज हुई जिसको हम लोग डेल EGH1 बोल रहे हैं। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण किया जाता है तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है। यहाँ भी कुछ एनर्जी रिलीज होगा, EGH2 कहा गया। मान लीजिए ये दूसरे इलेक्ट्रॉन के बाद तीसरा भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो उसमें 3 ऋणावेश लगेगा और इसमें जो ऊर्जा निकलेगी उसको हम लोग डेल EGH3 बोलेंगे। यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखिए, जब भी पहला इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो जो एंथैल्पी होगी वो माइनस में सामान्यता होता है। ठीक है, सामान्यता ये ऋण आवेशित होता है क्योंकि ऊर्जा जो है बाहर निकलती है। आप लोग जानते हैं डेल H जिसको हम एंथैल्पी कहते हैं, इसका तो संभावनाएं हो सकती है या तो इसका मान पॉजिटिव हो या इसका मान नेगेटिव हो। पॉजिटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव का मतलब है कि ऊष्मा अवशोषित हो रही है और नेगेटिव का क्या मान है? ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। तो जब भी ये डेल H नेगेटिव हो समझ जाइएगा ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है और जब भी डेल H पॉजिटिव हो समझ जाइएगा कि ऊर्जा हम दे रहे हैं, यानी ऊष्मा अवशोषित हो रही है। ठीक है, तो प्रथम जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है डेल EGH1 ये सामान्यतः ऋणात्मक होता है, कभी कभी धनात्मक भी हो सकता है लेकिन सामान्यतः ये ऋणात्मक होता है। लेकिन दूसरा और जो तीसरा गेन एंथैल्पी है ये हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी पहला जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसमें सामान्यतः ऊर्जा निकलती है, लेकिन दूसरा और तीसरा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसमें हमें ऊर्जा देनी पड़ती है, इस कारण ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेल EGH1 सामान्यतः ऋण आवेशित होती है, कभी कभी ये धन आवेशित होगी लेकिन जनरली ये ऋण आवेशित होगा। लेकिन डेल EGH2 या डेल EGH3 हमेशा धन आवेशित होंगे क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते, हमें उनको ऊर्जा देकर ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन देना होता है।
चलिए आइए देखते हैं इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहला कारक परमाणु का आकार। मान लीजिए हमारे पास एक छोटा सा परमाणु है और एक बड़ा परमाणु है। अब इन दोनों के पास में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब आप इमेजिन कीजिए कि ये इसमें से कौन सा परमाणु इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है। तो जो छोटा परमाणु होगा उसमें नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण ज़्यादा होगा क्योंकि ये पास में स्थित है। वही अगर बड़े परमाणु की बात की जाए तो यहाँ पे नाभिक और इलेक्ट्रॉन दूर में है, तो यहाँ पर आकर्षण कम होगा। और आप जानते हैं जितना ज़्यादा आकर्षण होगा इलेक्ट्रॉन उतना आसानी से जो है परमाणु के अंदर प्रवेश करेगा। तो परमाणु का आकार यदि छोटा हो तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण अधिक होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से परमाणु के अंदर प्रवेश कर सकेगा। तो जिससे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसका मान ज़्यादा ऋणात्मक होगा। यानी परमाणु आकार और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो मान है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। परमाणु आकार छोटा तो डेल EgH ज़्यादा ऋणात्मक होगा और परमाणु आकार बड़ा तो डेल EgH कम ऋणात्मक होगा। दूसरा, नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश को भी हम चित्र से समझते हैं। एक परमाणु ऐसा है जिसमें कम नाभिकीय आवेश है और एक परमाणु ऐसा है जिसमें नाभिकीय आवेश यानी प्रोटॉन की संख्या बहुत ज़्यादा है। अब इनके पास भी इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहा है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कौन जो है इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपनी तरफ खींचेगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक इंसान है जो कमज़ोर है और एक इंसान है जो शक्तिशाली है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहते हैं, तो कौन इंसान आसानी से इलेक्ट्रॉन को पकड़ सकता है, आसानी से खींच सकता है? जाहिर सी बात है जिसका एनर्जी ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींचेगा। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि किसी परमाणु का यदि नाभिकीय आवेश अधिक है तो इलेक्ट्रॉन को अधिक आकर्षण बल से अपनी ओर खींचेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवेश करेगा और जो हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज़्यादा ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो नाभिकीय आवेश और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बीच जो रिलेशन होता है वो समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना ज़्यादा नाभिकीय आवेश उतना ज़्यादा डेल EgH का मान उतना ही ज़्यादा ऋणात्मक होगा। यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर परमाणु या किलो जूल पर मोल होगा। आइए तीसरा जो प्रभावित करने वाला कारक है उसको जानते हैं। यह है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जिन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन आधे भरे हों या पूरे भरे हों वो स्थायी परमाणु कहलाते हैं और ये स्थायी परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करना चाहते, अपना जो स्थायीपन है उसको तोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करना चाहते। तो इन परमाणुओं के लिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो धनात्मक होता है। इसको आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम लेते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें 1s2 2s2 2p3, इलेक्ट्रॉन अगर भर के देखें तो p कक्षक में हमें आधे भरे हुए इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। आधा भरा है मतलब ये स्थायी होगा और स्थायी वाला जो परमाणु है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण नहीं करना चाहते हैं। यदि इन्हें इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराएंगे तो हमें इनको ऊर्जा देना पड़ेगा और यदि हम इसको ऊर्जा देंगे तो एंथैल्पी पॉजिटिव में आएगा। इसीलिए डेल EgH जो है वो हमेशा धनात्मक में आएगा
किनके लिए? जिनमें इलेक्ट्रॉन आधा भरा हो या पूरा भरा हो उनके लिए। आइए अब इनके आवर्तीता के बारे में जान लेते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर किस तरह का ट्रेंड होता है और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर किस तरह का ट्रेंड होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग आवर्त में। आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक होते जाता है। अब इसका कारण क्या है? क्यों इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक होगा? क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है। नाभिकीय आवेश बढ़ने से इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता है वो बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन आसानी से आकर्षित होगा तो आसानी से वो परमाणु के अंदर प्रवेश कर सकता है। यानी कि बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है, नाभिकीय आवेश बढ़ने से इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवेश करता है। इस कारण इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान अधिक ऋणात्मक होते जाता है। जैसे मैं एक यहाँ पे कुछ तत्व हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान। हम ये मान के चलते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर साइज छोटा होता है और नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवेश करेगा, जिससे ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होगी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान ज़्यादा ऋणात्मक होगा। तो हम एक जो आशा कर रहे थे, जो हम अपेक्षा कर रहे थे, इस तरह से होगा क्रम, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। और वो अंतर क्यों होता है आप अभी समझ जाएंगे जब हम इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। जैसे कार्बन का यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2p2, इसी तरह नाइट्रोजन का करेंगे 2p3, ऑक्सीजन का करेंगे 2p4, फ्लोरीन का करेंगे 2p5 और नियान का करेंगे 2p6। अगर हम इनमें इलेक्ट्रॉन के भरने का इलेक्ट्रॉन भराव को देखें तो हमें पता चलेगा कि कौन सा तत्व में इलेक्ट्रॉन पूरा भरा है और कौन से तत्व में इलेक्ट्रॉन आधा भरा है। उनको आप अलग कीजिए। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा नाइट्रोजन, जिसमें इलेक्ट्रॉन आधे भरे हुए हैं, और नियान, जिसमें इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए हैं। इस जो हमें तत्व मिला था उनमें दो ऐसे तत्व हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन या तो आधा भरा है या पूरा भरा है। और आप जानते हैं कि आधा भरा हो या पूरा भरा हो वो स्थायी होता है, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करना चाहते। और यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करना चाहते हैं तो उनका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव आएगा। तो सबसे इसमें कम जो होगा वो नियान होगा, उसके बाद नाइट्रोजन होगा, उसके बाद कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद फ्लोरीन होगा। बात करते हैं समूह का। समूह में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं परमाणु का आकार बढ़ेगा। परमाणु के आकार बढ़ने से इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण कम होगा। आकर्षण कम होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से अंदर प्रवेश नहीं करेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन ऊर्जा जो है ज़्यादा निकलेगी नहीं और डेल EGH का मान कम आएगा। ठीक है, कम ऋणात्मक होगा वो। बाएं से दाएं जाने पर डेल EG का मान ज़्यादा ऋणात्मक होता है और ऊपर से नीचे आने पर डेल EGH यानी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कम ऋणात्मक होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवेश नहीं करता, जिसके कारण ऊर्जा ज़्यादा निकलती नहीं। जैसे आपको यहाँ पर 3 समूह के तत्व दिए गए हैं 15, 16 और 17।
15वां ग्रुप, 16वां ग्रुप और 17वां ग्रुप। तो हम जिस तरह से ट्रेंड होता है कि ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम ऋणात्मक होता है, तो हम ये आशा कर रहे थे कि इनका जो क्रम होगा कुछ इस तरह से होगा। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो ये जो शुरू के दो तत्व हैं इनमें थोड़ा सा आपको अंतर मिलेगा, बाकी यहाँ से यहाँ जो क्रम है उसमें कोई अंतर नहीं है। तो आइए जानते हैं कि ये फर्स्ट दोनों जो तत्व हैं ऊपर के उनमें क्या चेंजेस आता है और क्यों आता है। देखिए, फ्लोरीन और क्लोरीन की यदि बात करें हम, तो फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है और क्लोरीन का साइज बड़ा होता है। अपेक्षाकृत क्लोरीन की जो साइज है वो बड़ी होगी। तो फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों में इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता होती है। इवन फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता जो है क्लोरीन से ज़्यादा होती है, लेकिन फ्लोरीन का साइज इतना छोटा होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं कर पाता, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का उसमें जगह ही नहीं है। वो इतना छोटा है कि उसके पास स्पेस ही नहीं है आने वाले इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए। इस कारण फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कम ऋणात्मक होता है, जबकि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज़्यादा होती है। इवन हम पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर देखें तो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान है सबसे ज़्यादा ऋणात्मक क्लोरीन का होता है। ठीक है, तो यही क्रम आप बाकी दोनों ग्रुप में भी देखेंगे। इसमें फास्फोरस जो है सबसे ऊपर में रहेगा सबसे ज़्यादा, और इसमें सल्फर जो है सबसे ज़्यादा रहेगा। कारण नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन इनका साइज बहुत छोटा होता है, जिसके कारण ये अपने बाद में जो आने वाले तत्व हैं समूह में उनसे कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाता है इनका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब कुछ एक्सेप्शन है या कुछ अपवाद हैं जिसको हम देख लेते हैं। इसमें से पहला है कि जो उत्कृष्ट गैस हैं इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी हमेशा धनात्मक होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि उत्कृष्ट गैस में इलेक्ट्रॉन पूरा भरा होता है, उनमें जो कक्षक होता है उनमें इलेक्ट्रॉन पूरा भरा होता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करना चाहते, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करेंगे तो हमें ज़बरदस्ती इनको ऊर्जा दे करके इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराना पड़ता है, और इलेक्ट्रॉन देंगे तो इनकी एंथैल्पी पॉजिटिव होगी। इस कारण इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो धनात्मक होती है, यहाँ ऊर्जा दी जाती है इनको। दूसरा देखते हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक होगी। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में अभी अभी हमने देखा कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक होगी, क्योंकि फ्लोरीन का आकार इतना छोटा होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित तो करता है पर उसको ग्रहण नहीं कर पाता, जबकि क्लोरीन का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है, इस कारण वो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित भी करता है और ग्रहण भी करता है। नेक्स्ट, अगर हमें पूछा जाए कि 16वें समूह और 17वें समूह में अधिक ऋणात्मक एंथैल्पी किस तरह से होगा, या ये जो आपको उदाहरण दिया है इसमें पूछा जाए कि इनको अधिक ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के क्रम में जमाइए, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो 17वां ग्रुप है, जैसे ऑक्सीजन और सल्फर, ये 16वें ग्रुप का ऑक्सीजन और सल्फर, और क्लोरीन और आयोडीन कहाँ के हैं? 17वें ग्रुप का। 17वें ग्रुप में कौन कौन आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन दोनों में क्रम देखें तो सल्फर ज़्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन। इनमें क्लोरीन और आयोडीन हमें पूछा है तो क्लोरीन ज़्यादा होगा, आयोडीन कम होगा।
अब हमें इन चारों को रिलेट करना है। तो याद रखिए 17वां ग्रुप हमेशा अधिक ऋणात्मक वाला होगा, यानी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक होगा 16वें ग्रुप से हमेशा। ठीक है, क्योंकि 17वां ग्रुप यदि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो ये स्थायी हो जाता है। स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण करना चाहता है, इसलिए 17वें ग्रुप की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है सबसे ज़्यादा ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो अगर हमें ये पूछा जाए कि सल्फर आयोडीन में कौन ज़्यादा अधिक ऋणात्मक है, तो यहाँ भी आयोडीन ही होगा। ठीक है, तो क्रम किस तरह से होगा? सबसे पहले होगा सबसे ज़्यादा क्लोरीन, उसके बाद आयोडीन, उसके बाद सल्फर, उसके बाद ऑक्सीजन। तो इस तरह से हमें आने वाले जो भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्वेश्चन है उसको पढ़कर समझकर अच्छी तरह से बनाना है। थैंक यू।